हेलो फ्रेंड्स, मैं नूतन चंद्राकर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दोस्तों, इस थ्योरी को क्यों बनाया गया है, इस थ्योरी के बनाने के पीछे क्या रीज़न है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इस थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं कि क्यों हम इस वेस्पर थ्योरी को इतने इम्पॉर्टेंट मानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस पे लिखा हुआ है, किसी मॉलिक्यूल्स में लिखा है लीनियर स्ट्रक्चर है, किसी में लिखा है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, किसी मॉलिक्यूल्स में लिखा हुआ है बेंट स्ट्रक्चर है। इस कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल्स में ये स्ट्रक्चर बनेगा, किस मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री क्या होगी। तो दोस्तों, इसके लिए बनाया गया है वैलेंस वेस्पर थ्योरी, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता चुका है। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर प्रेजेंट है और उसमें बॉन्ड पेयर है, तो उस दोनों के बीच में रिपल्सन होने के कारण उसका स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्यों चेंज हो जाते हैं स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, लिखा हुआ है कि ये थ्योरी किसने दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि ये थ्योरी जो इट्स गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम, ये क्यों दिया गया है वो मैंने आपको बता चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि शेप एंड जियोमेट्री में डिफरेंसेस क्या होता है, शेप एंड जियोमेट्री में क्या डिफरेंसेस होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है शेप्स का मतलब होता है, क्या दिया है कि इट इज़ अ 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। 3D अरेंजमेंट है ये, किसी भी सेंट्रल एटम्स के चारों ओर उससे जो बंधे हुए एटम्स हैं, बॉन्डिंग एटम्स है। अगर CH4 का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर दिया है CH4, जिसमें सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन है और उससे बंधे हुए जितने भी एटम्स हैं वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका जो 3D अरेंजमेंट होगा तो वो कहलाता है, उसका शेप्स कहलाता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसके सेंट्रल एटम से बंधे हुए उसके जो बॉन्डिंग एटम्स होते हैं उनका 3D अरेंजमेंट जो होता है वो कहलाता है शेप्स। एंड जियोमेट्री की बात करते हैं हम लोग, इसमें प्रेडिक्ट करेंगे वेस्पर थ्योरी के थ्रू कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री क्या है। तो जियोमेट्री जो होता है वो 3D अरेंजमेंट होता है, बट किस चीज़ का, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3D अरेंजमेंट होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का 3D अरेंजमेंट होता है किसके अराउंड दोस्तों, ये भी सेंट्रल एटम्स के अराउंड होता है। यदि किसी मॉलिक्यूल्स जो दिए हुए हमको, कोई भी मॉलिक्यूल से आयंस है जिसकी सेंट्रल एटम के चारों उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की 3D अरेंजमेंट है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जियोमेट्री कहलाता है। दोस्तों, ये डिफरेंसेस होते हैं शेप्स एंड जियोमेट्री में। लाइक एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ है कि डिफरेंसेस क्या क्या चीज़ों में आती है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिया है CH4 का, NH3 का एंड H2O का एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। इन सभी में जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन में फॉर्मूला बताया था कि आपको N की वैल्यूज़ पुटअप करनी है। N की वैल्यू यहाँ पर इस CH4 में भी 4 है, CH4 का भी 4 आया, NH3 का भी 4 आया, H2O का भी 4 आया। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि अगर N की वैल्यू 4 आती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका तीनों का sp3 है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम होने से उसकी जो जियोमेट्री है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो भी क्या सेम होगा क्या? नहीं दोस्तों, जहाँ तक आप लोगों को याद होगा, CH4 जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। CH4 मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। NH3 जो होता है, इसका शेप जो होता है वो होता है NH3 पैरामिडल होता है, और H2O जो होता है वो V शेप होता है। दोस्तों, H2O जो होता है वो V शेप होता है। क्यों एक ही हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद इन सारे के स्ट्रक्चर इतने डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ कि क्यों इतने सारे डिफरेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है। कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, किन किन चीज़ों का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, यहाँ पे बना हुआ है। ये है आपका CH4 मॉलिक्यूल्स, मीथेन का स्ट्रक्चर जिसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, और यहाँ पर अमोनिया का मैंने पहले ही बताया था। इन सभी की जियोमेट्री का मतलब बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के चारों ओर, अगर वो 3D अरेंजमेंट में है तो वो उसकी जियोमेट्री कहलाती है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इनकी जियोमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल, इसकी जियोमेट्री जो है वो भी टेट्राहेड्रल है, एंड इसकी जियोमेट्री जो है वो भी टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है, तीनों की जियोमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, बट इनका शेप क्यों डिफरेंसेस है इनके शेप्स में, तो ये हो जाएगा, यहाँ का लिखा हुआ है ये टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, ये पैरामिडल शेप्स बनाता है, एंड ये V शेप्स बनाता है। क्यों ये ऐसे बनाते हैं ये हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।
हैं। आपको शेप्स और ज्योमेट्री में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लोन पेयर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, लोन पेयर जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के शेप्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये ऐसा स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। ठीक है, इसमें सेकंड में लिखा हुआ है, लोन पेयर जो होते हैं कंसिडर नहीं होते हैं बट वो डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को, मॉलिक्यूल्स के शेप्स को। यहाँ पर लिखा है, ये थर्ड एरो दिख रहा है, थर्ड एरो में लिखा हुआ है कि लोन पेयर आर नॉट कंसिडर इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बट दिस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है कि लोन पेयर जो होता है कंसिडर नहीं होता है इन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के शेप में, बस वो यूज्ड होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए कि उसका शेप क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि लोन पेयर जो है आर कंसिडर इन द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयन। लोन पेयर जो होते हैं वो कंसिडर होते हैं मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री और आयंस के लिए। यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट दिए हुए हैं वेस्पर थ्योरी के, जिनको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि वेस्पर थ्योरी एक्चुअल में होता क्या है, वेस्पर थ्योरी में क्या क्या उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इफ़ फर्स्ट थ्योरी जो है, इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किसके अराउंड, सेंट्रल एटम्स के अराउंड में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बॉन्ड्स पेयर होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं सेंट्रल एटम्स के अराउंड में वो बॉन्ड पेयर होते हैं। देयर आर नो लोन पेयर देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल रहा है, अगर सेंट्रल एटम के चारों ओर जितने भी बॉन्ड पेयर हमको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, वो सारे बॉन्ड्स पेयर में हैं, कोई भी नो लोन पेयर्स में नहीं है, तब हम लोग उसका शेप और साइज़ कैसे डिसाइड करेंगे कि वो उसका जो शेप होगा वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि 2 आया और n इज इक्वल्स टू 2 आया तो उसकी जो वैल्यू होगी वो लीनियर होगी, लीनियर शेप का होगा। n इज इक्वल्स टू 3 आया तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, तो इसमें यही दिया हुआ है कि इसमें सारे बॉन्ड्स पेयर होते हैं, लोन पेयर नहीं होते सेंट्रल एटम के चारों तरफ, तब इसका शेप जो होता है हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसका sp होगा और शेप जो होगा वो लीनियर होगा। यहाँ पर अगर लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 दिया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्रा। ये लास्ट दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर n की वैल्यू जो है वो 5 है, n की वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, n की वैल्यू 5 है, तो वो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होगा एंड उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसका पाया जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। दोस्तों इसका सेकेंड जो रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रूल्स में क्या दिया हुआ है ये आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड रूल्स में कि इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ, कोई नेसेसरी नहीं है कि वो सारे के सारे क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दीज आर सम लोन पेयर, मतलब उनमें से कुछ जो होते हैं वो लोन पेयर भी हो सकते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, मतलब कुछ लोन पेयर जो होते हैं वो सेंट्रल एटम के चारों ओर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिस्टॉर्टेड। ठीक है, जैसे ही लोन पेयर उसमें प्रेजेंट रहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें क्या हो जाता है, उस मॉलिक्यूल्स में डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होता है। तो वो डिस्टॉर्शन का जो ऑर्डर होता है, लोन पेयर के बीच में डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल्स में डिस्टॉर्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो वो रिपल्सन का ऑर्डर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि रिपल्सन किस लिए होता है। तो जो लोन पेयर का रिपल्सन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कम स्ट्रॉन्ग जो होता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन होता है वो सबसे कम होता है। दोस्तों ये सीरीज़ आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रूल्स मैंने अभी आप लोगों को बताए, इसके बेस पे
इसके बेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे लिखा है कि द डिस्टॉर्टेड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयन कैन बी आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग मैनर्स। मतलब किसी भी एटम्स का शेप बताने के लिए कम से कम क्या बोल रहे हैं, हमको इस रूल को पता होना चाहिए, और कम से कम किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप बताने के लिए उसमें 3 एटम्स होने चाहिए, 3 एटम्स होने चाहिए और 2 बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए, 3 एटम्स और 2 बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, जैसे मुझे एन की वैल्यूज़ पुटअप निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, फिर उसमें बताना है कि लोन पेयर कितना है और बॉन्ड पेयर कितना है, देन शेप बताना है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितना है, देन शेप बताना है। तो मैं यहाँ पे आपको रूल बताई हुई हूँ कि यहाँ पर किस तरह से आप बता सकते हैं। अगर एन की वैल्यू 2 है तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एन की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। इस 2 का मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर, वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लिखा है, बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर इसके पास 0 है, ठीक है। तो जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर हो जाएगा। जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर शेप होगा। फिर यहाँ पर एन की वैल्यू 3 दी हुई है, अगर ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर बॉन्ड पेयर यहाँ पर 3 दिया हुआ है और लोन पेयर कितना है, 0 है, तब आपका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब देखिए एन की वैल्यू 3 आती है दोस्तों, एन की वैल्यू अगर 3 आ रही है, ठीक है, एन की वैल्यू 3 आ रही है, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, एन की वैल्यू है, उसमें से फर्स्ट वाले में 3 + 0 लिखा हुआ था, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है इसमें लिखा हुआ है अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, लाइक अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर वाटर H2O जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है H2O, उसमें क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 1 लोन पेयर, यहाँ पर अगर लोन पेयर रहेगा और 2 बॉन्ड पेयर रहेगा तो वो कौन सा शेप बनाता है, बैंड शेप या वी शेप बनाता है, बैंड शेप या वी शेप बनाता है। यहाँ पर दिया हुआ है अगर एन की वैल्यू 4 दी हुई है, एन की वैल्यू 4 दी हुई है और ये जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो कर रहा है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी जो इसमें सारे के सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर रहेंगे, एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा, 0 लोन पेयर रहेगा। तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो जियोमेट्री शेप जो होगा शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल शेप होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा, लाइक CH4 मॉलिक्यूल जिसमें क्या रहता है, टेट्राहेड्रल शेप पाया जाता है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा एग्जाम्पल, इसमें अगर एन की वैल्यू 4 ही है और उसमें से 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो होगा ये पिरामिडल शेप कहलाएगा। पिरामिडल शेप जैसे अमोनिया NH3 जो रहता है 3 हाइड्रोजन, ठीक है, NH3 3 हाइड्रोजन का जो रहता है वो बॉन्ड पेयर बनाता है और नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है एक्चुअल में उसका अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है NH3 उसमें 3 बॉन्ड पेयर रहते हैं और 1 लोन पेयर रहते हैं, इसीलिए वो ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल होती है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट उसका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, उसका शेप पिरामिडल हो जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है हमारा H2O का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, H2O लेते हैं जब, तो H2O के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 + 2 कहने का मतलब है कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर इस ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है इसमें 2 बॉन्ड पेयर दिख रहा है, ये हाइड्रोजन दोनों यहाँ पर बॉन्ड पेयर बनाए हैं और यहाँ पर जो 2 लोन पेयर दिख रहा है इस ऑक्सीजन के ऊपर में ऐसे 2 लोन पेयर बने हुए हैं, ठीक है। 2 लोन पेयर बने हैं वी शेप और बैंड शेप के, वी शेप और बैंड शेप के 2 लोन पेयर बने हुए हैं। ये इसका जो शेप है वो वी शेप हो जाता है, इसीलिए इसको वी शेप या बैंड शेप भी बोला जाता है। फिर आता है 5th हमारा, इसमें दिया हुआ है कि sp3d दिया है, sp3d दिया हुआ है। इसमें किस तरह से ये हो सकता है कि क्या बोल सकते हैं हम इसको, तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 5 अगर n की वैल्यू आ रही है तो ये जो होगा sp3d हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें अगर 5 के 5 जो है वो बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप हो जाएगा। जैसे ही ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की जो जियोमेट्री होती है, नोट है, लोन पेयर हैज़ द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। या इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ये तो सारे के सारे अगर बॉन्ड्स पेयर है तब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी क्या हो जाएगी, जियोमेट्री होगी। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है तब हम लोग लोन पेयर को कौन से वाले पोजीशन पे रखेंगे, इक्वेटोरियल में या एक्सियल में। ये जो पोजीशन है इसको जो सीधे में है ऊपर और नीचे, ये पोजीशन जो होता है वो हमारा कहलाता है एक्सियल पोजीशन। और ये जो तीन ऐसे निकले हुए हैं ये जो पोजीशन होता है ये और ये पोजीशन, ये हमारा कहलाता है इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4+1, मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसके पहले भी मैंने बताया कि अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो कौन से पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाई करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन को, न कि एक्सियल पोजीशन को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को क्या किया हुआ है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसका शेप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, के शेप दिख रहा होगा यहाँ पर, के शेप, इसीलिए इसको बोलते हैं के शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसीलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि टेट्राहेड्रल की जो जियोमेट्री होती है उसमें भी इस तरह से 4 के 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, इसमें भी 4 के 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और इसमें एक लोन पेयर होता है जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको के शेप और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और सी सॉ भी बोला जाता है। थर्ड आता है हमारा, इसमें दिया हुआ है 3+2, अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तब उसका शेप क्या हो जाएगा, वो किस तरह का मॉलिक्यूल कहलाएगा। देखिए यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर मतलब इस शेप को ध्यान से देखेंगे ये ऊपर वाले को तो पता चलेगा ये दोनों, अब इसने क्या किया है, इस तरह से जो पोजीशन था, इस तरह से जो पोजीशन था, ठीक है, ऐसे उसमें से इसने क्या किया है, दो जो पोजीशन था, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन उसको इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, किसने, लोन पेयर ने। और जो 3 पोजीशन है, 2 एक्सियल के और 1 इक्वेटोरियल के, वो खाली है। तो वो जो पोजीशन है वो टी शेप बना रहा है। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको तो ये टी शेप दिखाई देगा, इसलिए इसको बोला जाता है टी शेप। लास्ट वाला जो है इसमें 2 अगर बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए तीनों के तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन लोन पेयर से ऑक्यूपाई है। तो इसका जो शेप है आप ध्यान से देखेंगे ये एक लाइन की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर शेप का वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, लीनियर शेप का हो। अब देखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर n = अब 6 आ रही है। अगर हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले से निकालने पर n की वैल्यू 6 आती है तब उसका शेप साइज क्या हो जाएगा। यहाँ पर उसका हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 0 दिया हुआ है, तो आप कैसे समझ सकते हो उसको, शेप दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल, एग्जाम्पल है SF6, ऑल बॉन्ड पेयर्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर जो है वो क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स हैं, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल दिखा हुआ है यहाँ पर SF6। इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, अगर 6 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैंने कि SF6 में ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, जितने भी बॉन्ड्स पेयर हैं वो सारे के सारे सेम मतलब सेम साइज के, सेम लेंथ के होंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा है ये भी 6 है, मतलब 6 जो है बॉन्ड्स पेयर है, 0 लोन पेयर है। लेकिन इसका जो शेप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल लिखा है, यहाँ पर टेट्रागोनल और स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये SQ जो लिखा है वो स्क्वायर बाय पिरामिडल है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्क्वायर बाय पिरामिडल। दोस्तों ऐसा क्यों लिखा है, जबकि दोनों का तो 6 + 0 6 + 0, तो आप लोग ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, मतलब इसके जितने 6 बॉन्ड्स बनेंगे वो उनकी लेंथ जो रहेगी वो एक साइज रहेगी। लेकिन ये जो दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा है XeO2F4 जो मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इसमें लिखा है कि और बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। इसमें जो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो कॉर्नर्स के जितने भी F वाले जो बॉन्ड्स हैं वो सेम साइज़ के हैं, और ये जो एक्सियल में है डबल
बॉन्ड्स है वो सेम साइज़ के हैं। जहाँ तक आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए ये जो 6 बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट लेंथ के हैं। इसीलिए जो इसका स्ट्रक्चर कहलाता है वो टेट्रागोनल या स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर इस तरह से स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर बाय पिरामिडल कहलाता है। ये इस तरह से बनता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल कहलाता है ये, स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एक एक्सेप्शनल केस होता है, यहाँ पर लिखा है XeO6 -4, ठीक है। इसके वैलेंस में लिखा है -4। इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने ऑक्टाहेड्रल लिखा है। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जब डबल बॉन्ड है पिछले स्ट्रक्चर की तरह, तो ये क्यों ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बता रहा है? इसको तो टेट्रागोनल और स्क्वायर बाय पिरामिडल होना चाहिए, पर ये क्यों ऑक्टाहेड्रल है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें लिखा हुआ है मैंने कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, जो 4 कॉर्नर के ऑक्सीजन है उस पे चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस हैं। जो चार्जेस अगर यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें से 2 जो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पर क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 2 ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहा है कि 4 ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण रेजोनेंस होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, रेजोनेंस होगा और सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि पहला लोन पेयर अगर किसी मॉलिक्यूल्स में मिलता है, ठीक है, तो उसको आप लोग ऑक्टाहेड्रल में पहला लोन पेयर अगर किसी मॉलिक्यूल्स में मिल रहा है तो आप लोग उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी बॉन्ड्स के वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन जो जस्ट दूसरा जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो पहले वाले के अपोजिट में रहेगा। तो ये था ऑक्टाहेड्रल, मतलब अगर 6 की जो वैल्यू आती है उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल या टेट्रागोनल जो शेप बनेगा वो रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5+1 दिया है, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाएगा। दोस्तों ये कौन सा शेप बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। 4 लोन पेयर और 4 बॉन्ड्स पेयर और 2 लोन पेयर है तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, ये स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। कैसे पिरामिड होगा, एक लोन पेयर अलग से हो जाएगा। अगर आप लोग इस सभी को ऐसे आपस में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए ये एक पिरामिड के जैसे, जितने भी बॉन्ड पेयर हैं उसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो एक प्रिज्म, एक पिरामिड्स के जैसे दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। और ये जो होता है ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर, ये जो 4 इसके बॉन्ड्स हैं वो आपस में ऐसे इसको आप काट सकते हैं 20 से, तो लोन पेयर जो होगा ऊपर नीचे से अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कहलाता है। ये लास्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, अगर n की वैल्यू 7 आती है तो अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू अगर 7 आ रही है तो इसमें क्या दिया हुआ है, sp3d होता है, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 7 + 0, अगर 7 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है तब ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटागोनल हो गया और बाई पिरामिडल ऊपर और नीचे पिरामिड के जैसे है। ऐसे इन सभी को ऐसे कनेक्ट करने पर ये क्या हो जाएगा, पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ये वाली लाइन नहीं है, आप लोग इसको मत बनाइएगा अगर आप लोग बना रहे हैं तो। इसमें क्या दिया है, अगर 6 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा। 1 लोन पेयर आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल से पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इसको अच्छे से समझ के बनाना तो आप लोग भी अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं इस एग्जाम्पल्स को देख के। इसमें मैंने n की वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन, देन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और शेप सभी का लिखा हुआ है। आप इसको देख के इस वीडियो को पॉज करके इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कल अपना एक नया वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसमें मैं आप लोगों को वीबीटी के बारे में बताऊँगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि उसके थ्रू हम लोग किस तरह से मॉलिक्यूल्स के कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड्स, उसके हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।